हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय नंबर 6 केंद्र सरकार। इससे पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था लोकतंत्र के बारे में। आज अगला अध्याय लेते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार यानी अपने देश की सरकार, भारत सरकार, इसको संघीय सरकार भी कहते हैं। संघीय सरकार या संघ सरकार, ये केंद्र सरकार के ही नाम है। अब इसमें हम पढ़ेंगे सरकार क्या है। केंद्र सरकार, संघीय सरकार, संघ सरकार, भारत सरकार, ये देश की सरकार। जैसे हमारे देश की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार। इस पाठ में अपन केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सरकार क्या, सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे। अब सरकार क्या है? सरकार राज्य का एक अंग है। सरकार क्या है? राज्य का एक अंग है। राज्य या राष्ट्र का इसका अंग है। जैसे राज्य के 4 अंग होते हैं प्रमुख, जिसमें एक होता है निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा है संप्रभुता। ये चारों अंग राज्य के हैं, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो राज्य का एक अंग है सरकार, जिसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। सरकार राज्य का वो अंग है जो राज्य रूपी संस्था को मूर्त रूप प्रदान करता है। यानी सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से, सरकार है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से है। तो आज देखो सरकार क्या है। ये तो राज्य के 4 अंग हैं। सरकार के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के कितने अंग हैं? 3। पहला अंग व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो सरकार के कितने अंग हुए? 3। राज्य के 4 अंग, जिनमें एक अंग सरकार और सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को संसद भी कहते हैं। यानी हमारे देश की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका संसद कहलाती है। व्यवस्थापिका को या संसद को, अगर अपन केंद्र सरकार की बात करें तो व्यवस्थापिका में व्यवस्थापिका को संसद कहेंगे, और राज्य सरकार की बात करें तो राज्य व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। ये ध्यान रखना। अगला ये इससे जस्ट अगला पार्ट में राज्य सरकार है, तो ये केंद्र सरकार है। तो केंद्र सरकार में जो व्यवस्थापिका होती है उसको संसद के नाम से भी जाना जाता है। और इस पार्ट में बोर्ड एग्जाम के अंदर 7 नंबर का 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 में से कोई एक करना होता है, यानी वैकल्पिक प्रश्न आते हैं। तो बड़े प्रश्न आते हैं। इसमें देखो आपको संसद के गठन की प्रक्रिया पूछी जा सकती है, या संसद के जो अंग है या सदन है उनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया समझाइए, लोकसभा के गठन की प्रक्रिया समझाइए, राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया समझाइए, या सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और क्षेत्राधिकार के बारे में बताइए। तो ऐसे बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ही प्रश्न आता है, प्रश्न 2 आएंगे, दोनों में से कोई एक करना होता है। 7 नंबर का प्रश्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा पार्ट है ये, और ज्यादा टफ भी नहीं, बहुत इजी पार्ट है। क्यों कि ये आज के समय में जो भी घटनाएं घटित हो रही है हमारे सामने घटित हो रही है। जैसे सरकार का गठन होता है ना, तो इसमें सरकार के गठन की प्रक्रिया के बारे में, सरकार का गठन हमारे आंखों के सामने होता है, और यहाँ तक कि हम करने वाली भी जनता ही होती है। जैसे भी केंद्र सरकार का गठन पिछले 4-5 महीने पहले हुआ था और हमारे आंखों के सामने हुआ था। तो अब देखो सरकार के गठन की प्रक्रिया के बारे में इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। पहला व्यवस्थापिका, जिनको संसद कहते हैं। केंद्र की सरकार की बात करें तो राज्य व्यवस्थापिका को राज्य विधानमंडल भी कहते हैं। दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। अब देखो व्यवस्थापिका कानून बनाने वाली संस्था व्यवस्थापिका कहलाती है। यानी इस व्यवस्थापिका का प्रमुख काम क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना।
हमारे देश के शासन के संचालन के लिए, जनता की सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए कानून बनाने का जो काम करती है वो व्यवस्थापिका करती है। व्यवस्थापिका का जो गठन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत किया जाता है। और दूसरा अंग कार्यपालिका है, जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वयन या लागू करने का काम करने वाली संस्था होती है, वो कार्यपालिका कहलाती है। और न्यायपालिका विवादों का निपटारा करने वाली संस्था न्यायपालिका कहलाती है। जैसे देश की सभी अदालतें, देश की सभी अदालतें एक पिरामिड की तरह होती है, जिला अदालतें, राज्य के लिए हाई कोर्ट, ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे। तो देश की सभी जो अदालतें हैं वो न्यायपालिका के नाम से जानी जाती है। इनका प्रमुख कार्य क्या है? विवादों का निपटारा करना विधिवत रूप से संवैधानिक प्रावधान के अनुसार। अब देखो, सबसे पहला अंग है व्यवस्थापिका। इसको संसद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की संस्था व्यवस्थापिका कहलाती है। ये भी परिभाषा आप लिख सकते हो। या हमारे देश की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका, या हमारे देश की संसद को व्यवस्थापिका कहते हैं, या हमारे देश की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। अब देखो, व्यवस्थापिका के 3 अंग है। जैसे सरकार के 3 अंग है ना, ठीक उसी प्रकार व्यवस्थापिका के भी 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग हैं। किसके? व्यवस्थापिका के कहो या संसद के कहो। लोकसभा और राज्यसभा, संसद के 2 सदन भी हैं, इनको सदन कहते हैं। और ये तीनों क्या है? अंग है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों अंग है। और सदन की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। संसद का गठन 79 अनुच्छेद 79 के तहत होता है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत 81, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 के तहत, और राष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 52 में है। और कार्यपालिका का प्रमुख जो राष्ट्रपति होता है वो अनुच्छेद 53 में है। यानी 52 से 62 तक राष्ट्रपति के लिए ही अनुच्छेद है। 52 से 62 तक, 53 में कार्यपालिका की प्रमुख शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। 52 पद की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार ये व्यवस्थापिका के 3 अंग हो गए। अगला है अंग सरकार का कार्यपालिका। अब कार्यपालिका मोटे तौर से 2 प्रकार की होती है। यूं देखा जाए, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका होती है और एक प्रशासनिक कार्यपालिका होती है। दूसरी होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं। एक तो वास्तविक कार्यपालिका और एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। और नाम मात्र की कार्यपालिका संसदीय शासन व्यवस्था, यानी भारत में जैसे नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति। तो ये कार्यपालिका के 2 प्रकार हो गए। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका में 2 प्रकार, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। और दूसरी प्रशासनिक कार्यपालिका, यानी जिसमें नौकरशाही ब्यूरोक्रेट के सदस्य आ जाएंगे। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी होती है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका स्थायी होती है। यानी कर्मचारी तंत्र है ना, वो स्थायी है। और राजनीतिक कार्यपालिका में जो जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ये स्थायी नहीं। पिछले कार्यकाल में कोई और थे, इसमें कोई और है ऐसे। और न्यायपालिका विवादों का निपटारा करने वाली संस्था न्यायपालिका, जैसे देश की सभी अदालतें हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि जैसे राज्य के अंग कौन कौन से? राज्यों के अंग में से अपन ने एक अंग लिया सरकार। और कौन सी सरकार? केंद्र सरकार की या भारत सरकार या अपने देश की सरकार, संघ की सरकार की अपन बात करते हैं। सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। अब देखो, परिभाषा मैंने बता दी थी। व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था व्यवस्थापिका कहलाती है। कार्यपालिका कानूनों को क्रियान्वयन या लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है। और न्यायपालिका विवादों का निपटारा करने वाली संस्था न्यायपालिका कहलाती है। कार्यपालिका के प्रकार बता दिए। व्यवस्थापिका के अंग और सदनों की बात अपन ने करी थी। अंग की बात करें तो व्यवस्थापिका के 3 अंग है। सदन की बात करें तो 2 है। सदन में लोकसभा, राज्यसभा, और अंग में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब देखो, सरकार का अर्थ क्या है? सरकार का अर्थ व परिभाषा, राज्य रूपी संस्था को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था सरकार कहलाती है। सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार राज्य के निश्चित भूभाग में रहने वाले या बसने वाले लोगों
की सेवा या जन कल्याण के लिए कानूनों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था, जैसे व्यवस्थापिका है, सरकार के 3 अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग है व्यवस्थापिका। जैसे राज्य के 4 अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग सरकार है ना, उसी प्रकार सरकार के 3 अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा हुआ, व्यवस्थापिका हुआ। अब अपन पढ़ेंगे इस व्यवस्थापिका के जो ये तीनों अंग है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले सबसे पहला अंग आता है अपना लोकसभा। अब अपन पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। हाँ, तो देखो लोकसभा की रचना या संगठन, यानी लोकसभा का गठन किस प्रकार किया जाता है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, जनता का सदन इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। प्रथम सदन क्यों कहते हैं कि इस सदन में जनता अपने अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनकर के भेजती है और वो प्रतिनिधि सरकार के गठन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। यानी बहुमत दल का नेता जो चुना जाता है वो लोकसभा से ही चुना जाता है। यानी सरकार के गठन में या जो विश्वास मत हासिल करना होता है वो लोकसभा में करना होता है, इसलिए ये प्रथम सदन है। यानी बहुमत दल का नेता लोकसभा में से ही चुना जाता है। निम्न सदन दूसरा नाम, लोकप्रिय सदन यानी जनता के द्वारा चुने हुए। निम्न सदन इसलिए कहते हैं कि ये उच्च सदन नहीं है, उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। इसमें जो सदस्य है ना, इनका कार्यकाल वैसे 5 साल का होता है और लोकसभा अगर समय से पहले भंग हो जाती है तो इनका कार्यकाल पहले ही पूरा हो जाता है। इनका दूसरा नाम निम्न सदन है। लोकप्रिय सदन, जनता की नजर में जो व्यक्ति प्रिय होते हैं वो इस सदन में चुन करके भेजे जाते हैं, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। अस्थायी सदन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये समय से पहले भंग हो जाती है, स्थायी नहीं है, इसलिए इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं। और जनता का सदन इसलिए कहते हैं कि इस सदन में जनता का सीधे रूप से क्या हो रहा है, प्रतिनिधित्व हो रहा है, इसलिए जनता का सदन भी कहते हैं। इत्यादि नाम है लोकसभा को, इस नामों से भी जाना जाता है। अब देखो सदस्य संख्या, यानी हमें लोकसभा का गठन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले सदस्य संख्या, यानी इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, वर्तमान में कितने हैं। इसमें देखो मूल भारतीय संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है थी जो 500 निर्धारित की गई थी, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई है और वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होकर के आते हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर के आते हैं। तो ऐसे करके 543 तो सदस्य हो गए निर्वाचित और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। तो लोकसभा में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक मनोनीत सदस्य और एक निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं, और निर्वाचित क्षेत्रों से जो निर्वाचित व्यक्ति है उनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, यानी सीधे रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करके निर्वाचित करके भेजती है। तो इस प्रकार वर्तमान में 545 है, 543 निर्वाचित, 2 मनोनीत, और अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा में है जो 552 हो सकती है। ये 2026 तक के लिए है, ठीक है ना, जिसमें 552 में 530 सदस्य तो राज्यों से निर्वाचित होकर के आएंगे और 20 सदस्य है जो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर के आएंगे और 2 सदस्य है जो क्या है, मनोनीत होकर के आते हैं। आगे देखो इन सदस्यों का निर्वाचन। अब देखो एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति कौन होते हैं, एक शब्द है एंग्लो इंडियन समुदाय। एंग्लो इंडियन समुदाय में वो व्यक्ति होते हैं जैसे पहले भारत अंग्रेजों के गुलाम था, अंग्रेजों का यहाँ शासन था, तो यूरोपीय देशों से यहां जो व्यक्ति आए हुए थे जिन्होंने भारतीय मूल के जो महिलाएं थी उनसे शादी कर ली थी और यहाँ की मतलब स्थायी रूप से यानी कि स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था, नागरिकता हासिल कर ली थी। भारतीय महिलाओं से शादी करने के बाद में उनसे जो उत्पन्न संतान हुई वो एंग्लो इंडियन संतान कहलाती है। यानी इसमें जब शुरुआत में जब अंग्रेजों का शासन था 1911 में जनगणना हुई थी। 1911 में जनगणना के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय वालों के लिए 3 प्रमुख बातें निर्धारित की गई थी। एक तो रक्त संबंध, दूसरा पिता यूरोपीय और तीसरी बात थी
माता मूल रूप से भारतीय है। इन आधार पर एंग्लो इंडियन समुदाय को निर्धारित किया था। और अब वर्तमान में भी जैसे यूरोपीय देशों के जो व्यक्ति यहाँ थे जिन्होंने भारतीय मूल की महिलाओं से जो शादी की थी, उनसे जो उत्पन्न संतान थी वो एंग्लो इंडियन संतान कहलाती। यूरोपीय देशों में केवल इंग्लैंड अकेली नहीं है, पोलैंड है, हॉलैंड है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ये जो देश है ना, इन देशों से आए हुए जिन्होंने यहाँ रह करके स्थायी रूप से भारत में रहना शुरू कर दिया था, यहाँ की नागरिकता हासिल कर ली थी, भारतीय महिलाओं से शादी कर ली थी, उनसे जो उत्पन्न संतान थी वो एंग्लो इंडियन संतान कर रही। जैसे उदाहरण के रूप में वर्तमान में जैसे कैटरीना कैफ है, अभिनेत्री कैटरीना कैफ है, ये एंग्लो इंडियन समुदाय से मानी जाती है। तो इस प्रकार एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति जो है ना, उनको 2 सदस्यों को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये ध्यान रखना। अब अगला है निर्वाचन, यानी लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, यानी चुनाव में कौन भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। निर्वाचन कहते हैं प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया को, यानी चुनाव को या निर्वाचन को। इसका मतलब होता है जनता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए जो प्रतिनिधि चुनने की जो प्रक्रिया होती है वो निर्वाचन या चुनाव कहलाती है। प्रत्यक्ष रूप से का मतलब होता है चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। चुनाव के 2 प्रकार है, एक प्रत्यक्ष चुनाव और एक अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है ऐसे चुनाव जिसमें जनता सीधे रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, वो तो हो गया प्रत्यक्ष चुनाव। और अप्रत्यक्ष चुनाव वो चुनाव जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि किसी व्यक्ति को आगे चुनते हैं। जैसे प्रत्यक्ष चुनाव में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष, वार्ड पंच का चुनाव प्रत्यक्ष, और ग्राम में अगर बात करें उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष। यानी उप सरपंच के चुनाव में जनता सीधे रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करती है। तो इसलिए लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार का मतलब यह है कि 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक जिसको मत देने का अधिकार है, मतदाता सूची में उसका नाम है, वो वयस्क नागरिक कहलाते हैं, उनको वोट देने का अधिकार दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति इन लोकसभा सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। इन आधार पर होता है भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क नागरिक माना जाता है। पहले ये 21 साल थी, इसको घटा करके भी 18 साल कर दिया। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य रखे गए हैं। एक सदस्य रखने का मतलब है कि प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित होकर के आएगा। ऐसा नहीं कि जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र से 2-3 जीत करके जाएंगे, ऐसा नहीं। एक सदस्य रखने का मतलब है एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि जीत करके आएगा, चुन करके आएगा। और कौन चुन करके आएगा? अन्य प्रत्याशियों की दौड़ में उसको सबसे ज्यादा मत मिलेगा, वो निर्वाचित घोषित किया जाएगा। ये तो हो गया निर्वाचन की पद्धति, यानी वैसे मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव होता है और 18 साल या 18 साल से ऊपर के मतदाता प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और सभी जो निर्वाचन क्षेत्र है वो एक सदस्य रखे गए हैं। अगला है सदस्यों की योग्यता, यानी लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक है। शर्तें क्या है? देखो, पहली शर्त तो यह है कि वह व्यक्ति यानी जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है, चुनावी मैदान में है, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली शर्त भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 25 साल होनी चाहिए, यानी न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। 25 साल से कम अगर उम्र है तो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तीसरा, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई वो लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। अगर है तो उनको पहले उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और चौथा, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। आगे शर्तें, अगर संसद द्वारा कोई और शर्त निर्धारित की जाती है तो शर्तों की पालना करने वाला भी होना चाहिए। समय समय पर जो भी शर्तें निर्धारित की जाती है उनकी पालना करने वाला सदस्य होना चाहिए। तो ये तो हो गई इनकी योग्यताएं। अब अगला है कार्यकाल, यानी लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का मतलब समय से पहले भंग हो जाती तो कार्यकाल कभी कभार पूरा भी नहीं कर पाती है। लोकसभा का कार्यकाल वैसे 5 साल का होता है। कितने साल का? 5 साल का होता है। और प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को राष्ट्रपति समय से पहले ही भंग कर सकता है, लेकिन ये अकेला प्रधानमंत्री के कहने से नहीं करेगा। प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास होगा, यानी आधे से ज्यादा सदस्य समर्थन में होंगे कि भाई समय से पहले भंग करवा सकते हो, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देगा, सलाह देगा। उस आधार पर राष्ट्रपति
लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। ऐसा कई बार हो चुका है, यानी करीबन 8 बार लोकसभा समय से पहले भंग हो चुकी है। आगे देखो, अब देखो लोकसभा का अगला है अधिवेशन, यानी लोकसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, कब बुलाया जाता है, साल में कितनी बार बुलाना पड़ता है। तो लोकसभा का अधिवेशन देखो, लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अधिवेशन आहूत करना, बुलाना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और 17 साल भी राष्ट्रपति ही करता है, यानी अनिश्चित काल के लिए जो सत्र स्थगित किया जाता है उसको 17 साल करना कहलाता है। तो संसद का अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा का राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और उनके द्वारा ही राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया और स्थगित किया जाता है। अधिवेशन के संबंध में नियम यह है कि लोकसभा के 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी अब इस आज की तारीख में अगर अधिवेशन समाप्त हुआ है तो अगला अधिवेशन 6 महीने से ज्यादा बीच में अंतराल नहीं होना चाहिए, उससे पहले अधिवेशन होना चाहिए, ये नियम है। तो वैसे अधिवेशन साल में संसद के अधिवेशन 3 दिन अधिवेशन चलते हैं। शीतकालीन सत्र होता है, मानसूनी बजट सत्र ऐसे चलते हैं। तो ये तो हो गया लोकसभा का अधिवेशन। अब अगला है अपना लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक लोकसभा के अध्यक्ष और एक होता है लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य अपने में से ही बनाते हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन हो या चुनने की जो प्रक्रिया हो उसमें कौन भाग लेंगे, लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष का बनता है क्योंकि लोकसभा में बहुमत होता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष वैसे परंपरा रही है कि ये विपक्ष के दल का बनाया जाता है, ऐसा कोई नियम तो नहीं है लेकिन ऐसी परंपरा रही है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के 2 पदाधिकारी या पीठासीन अधिकारी होते हैं। इनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार फिर प्रश्न आ सकता है, बड़ा प्रश्न इस पार्ट में 7 नंबर का एक प्रश्न आता है, तो आपसे सीधे यही पूछा जा सकता है, लोकसभा के संगठन या लोकसभा के गठन की प्रक्रिया को समझाइए। इतना प्रश्न आता था आपको। सबसे पहले लोकसभा की रचना में लोकसभा के जो अलग अलग नामों से जाना जाता है वो बात लिखनी है। उसके बाद में लोकसभा में सदस्यों की संख्या, फिर लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन, फिर लोकसभा सदस्यों के लिए योग्यताएं, फिर लोकसभा का कार्यकाल और लोकसभा का अधिवेशन। इन पॉइंटों के आधार पर आप ऐसा वर्णन कर सकते हो। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।